बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में। अभी तक हमने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी उसमें हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की बात की थी। अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपके पास सामने ये दो एग्जाम्पल दी गई, इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसमें देखें तो ये जितनी भी डिफरेंशियल टर्म आ रही हैं इनके साथ आपका वेरिएबल आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। पहले तो होता था ना 9y डबल डैश या 4y डबल डैश, इस तरह करके हम लिखते थे, इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट है। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है आपका वेरिएबल है, 2x भी वेरिएबल है, n इंटू n प्लस 1 ये भी एक वेरिएबल है, ठीक होगा। तो ये क्या है, ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स है। अब इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म देखते हैं जिसको हम कहते हैं काशी आयलर इक्वेशन कहते हैं। और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म ये आपको दी गई है, a n x रेज टू पावर n d एन वाई ओवर डी एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये काशी आयलर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है। इसमें ए एन माइनस वन अप टू ए एन ये क्या है, ये कांस्टेंट है। और आपने ये देखना है कि ये एक्स एन है ना, एक्स की पावर एन है और जो डेरिवेटिव की पावर है वो दोनों सेम होनी चाहिए, तब हम इसको काशी आयलर इक्वेशन कहेंगे, ठीक हो गया। जिसकी अभी एक सेकंड ऑर्डर की देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये काशी आयलर इक्वेशन है। इसमें देखें ए एक्स रेज टू पावर 2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का पावर में जो टर्म है और डिफरेंशियल के जो पावर में टर्म है दोनों सेम है। इसी तरह प्लस बी एक्स है डी वाई ओवर डी एक्स, डी की पावर 1 है तो एक्स की पावर भी 1 होगी, प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर की काशी आयलर इक्वेशन की। अभी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम जब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की बात करते तो वहां हम क्या लिखते थे, सपोज क्या करते थे, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम टी सपोज करते थे। यहाँ हम क्या सपोज करेंगे, यहाँ चूंकि वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं तो हम सपोज करेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इसका डिफरेंशियल ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपने x रेज टू पावर m को डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम तो क्या आएगा, m इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस वन, यहाँ सिंपल पावर रूल लगेगा। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में जब आप करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x रेज टू पावर m माइनस वन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो m माइनस वन शुरू में आ जाएगा और उसमें से एक पावर में माइनस हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है वो क्या आएगा, m इंटू m माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस टू, ये आ जाएगा। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो y डबल डैश y डैश की वैल्यूज हैं इनको आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक हो गया। इसमें पुट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी, ठीक होगा। इस एक्सिलरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 तरह के रूट्स आएंगे, या तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या रिपीटेड रूट्स होंगे, या हमारे पास कम्प्लेक्स रूट होंगे। तो पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो हम जनरल जो सॉल्यूशन है वो किस तरह लिखेंगे, वो हम इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी वन एक्स रेज टू पावर m वन प्लस सी टू एक्स रेज टू पावर m2, ठीक हो गया। तो सिंपल अभी इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसमें देखें तो एक तो वेरिएबल आपके पास जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर की पावर देखें और डेरिवेटिव की पावर देखें वाई डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, दोनों की पावर सेम है। इसी तरह नेक्स्ट में देखें एक्स की पावर 1 है और वाई डैश की पावर भी 1 है। इसका मतलब है कि ये काशी आयलर इक्वेशन है। और हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक्स रेज टू पावर m इसका सोल्यूशन है। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो आपने इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन ओरिजिनल आपके पास दी गई है इसमें आपने पुट कर देना है। पुट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन आएगी, वो क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या फिर आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। फैक्टराइजेशन हो सकती है तो वो कर लें, वो आसान होती है, डायरेक्टली हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, m1 इज इक्वल टू 4
और m2 इज इक्वल टू -1। तो जनरल सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस c2 x रेज टू पावर m2 और m2 की वैल्यू क्या है -1। तो ये हमारे पास पहला केस आ गया। अभी हम केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या है, रिपीटेड रियल रूट्स हैं। जब हम एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर रूट्स रिपीटेड होंगे तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन आएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m1। तो सेकंड सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है। मतलब उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है आपने पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना है, तो इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि कंपेयर करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो y डैश है, पहले ये देखें, ये जो y डैश है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, p ऑफ x है। तो p ऑफ x इधर है और ऊपर क्या है, b ओवर ए एक्स है। ठीक हो गया। इसी तरह q ऑफ x की जगह इधर क्या है, c ओवर ए एक्स स्क्वायर है। तो y2 के लिए एक हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने हमेशा याद रखना है। ये वाला फार्मूला हमेशा, जब भी आपके पास रिपीटेड रूट्स आएंगे तो आपने y2 को इस फार्मूला की मदद से फाइंड करना है। ये क्या है, y2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m1 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ b ओवर ए एक्स डी एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर m होल रेज टू पावर स्क्वायर। ठीक होगा। इस फार्मूला की मदद से आप y2 को फाइंड कर सकते हैं। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। b ओवर a तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेंगे। 1 ओवर x, इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग नेचुरल ऑफ x होता है। तो यहाँ हमने सिंपल लॉग नेचुरल ऑफ x रिप्लेस कर दिया। फिर आपको पता है कि लॉग नेचुरल की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उसकी पावर में चला जाता है। तो नेक्स्ट में हमने इसकी पावर में -b ओवर a को लिख दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको पता है कि e और लॉग नेचुरल ऑफ x एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x रेज टू पावर m1 इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर -b ओवर a टाइम्स x रेज टू पावर -2m1 dx। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अभी आपने m1 को फाइंड करना है। तो m1 को फाइंड करने के लिए आपने जो ओरिजिनल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन आपने बनाई थी उसको आपने रिकॉल करना है और उसमें थोड़ी सी फिर आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की सूरत में इसको लिख देना है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ आपने सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपको पता है कि ये हम रिपीटेड रूट्स के लिए सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b माइनस ए ओवर 2a। फिर ये जो m1 की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देनी है। ठीक होगा। जब उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें देखें x रेज टू पावर m1, ये मैंने m1 वही दोबारा इस वजह से लिख दिया कि ये किसी के साथ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो यहाँ हमें m1 की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इसको रहने दिया। ठीक हो गया। अंदर वाली वैल्यू थोड़ी सी सिंप्लीफाई होंगी। सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ देखें तो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग नेचुरल ऑफ एक्स होता है। तो हमारे पास y2 क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर m1 लॉग नेचुरल ऑफ x। तो हमारे पास जो रिपीटेड रूट्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 प्लस c2 x रेज टू पावर m1 लॉग नेचुरल ऑफ x। ये आपने याद रखना है कि जब भी रिपीटेड रूट्स आएंगे तो आपने इस फॉर्म में ऑटो पे लिख देना है। ठीक है। उसमें हम ये कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, हम सिंपली फर्स्ट रूट के साथ लॉग नेचुरल ऑफ x लिखने के बाद उसको एज ए सेकंड रूट लिख देंगे। अभी एक एग्जांपल की मदद से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है 4x स्क्वायर y डबल डैश प्लस 8x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अभी हम सपोज करेंगे कि x रेज टू पावर m एक सोल्यूशन है। जब ये सोल्यूशन है तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने 2 टाइम्स y को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद इस जो ओरिजिनल जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो ये आ जाएगी। ठीक होगा। इस एक्सिलरी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, m इज इक्वल टू -1 ओवर 2। इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स हैं तो हम जनरल जो सोल्यूशन है वो किस तरह लिखते हैं, y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 की जगह -1 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस c2 x रेज टू पावर -1 ओवर 2 टाइम्स लॉग नेचुरल ऑफ x।
ठीक हो गया। इसी तरह जब हमारे पास हायर ऑर्डर इक्वेशन होंगी, मसलन थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है या फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके जो एक्सिलरी इक्वेशन होगी उसके भी 3 या 4 रिपीटेड रूट्स अगर आ जाएं, अगर इस तरह का काम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हमारे पास सेकंड रिपीटेड रूट के साथ लॉग नेचुरल ऑफ एक्स आएगा, ठीक होगा। इसी तरह जब थर्ड ऑर्डर की होगी तो थर्ड ऑर्डर में हमारे पास जो तीसरा रूट होगा उसमें आपने लॉग नेचुरल ऑफ एक्स होल स्क्वायर को जो है ना आपने इंक्लूड करना है। इसी तरह जब फोर्थ ऑर्डर की होगी तो उसमें हम लॉग नेचुरल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3 जो है उसको इंक्लूड करेंगे उसके चौथे रूट में, ठीक हो गया। तो इस तरह हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रूट्स को लिखेंगे। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कम्प्लेक्स रूट का। अगर किसी भी एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कम्प्लेक्स आ जाएं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो अल्फा और बीटा है इनकी टर्म्स को आपने अलग-अलग करके लिख देना है। अलग-अलग करने के बाद ये वाली फॉर्म आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि एक्स रेज़ टू पावर आयोटा बीटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि x के साथ आपने e रेज़ टू पावर लॉग नेचुरल को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि e और लॉग नेचुरल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो इस वजह से इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट में हमने क्या किया कि आपको पता है कि लॉग नेचुरल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी वैल्यू उसकी पावर में दी गई हो तो लॉग नेचुरल क्या करता है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ले आता है, ठीक है। जैसे इसमें लॉग नेचुरल ऑफ a रेज़ टू पावर b है तो b आपका शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ सेम काम हमने किया है कि ये जो आयोटा बीटा है ये इसकी पावर में है तो ये पावर से आके फिर इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर आयोटा बीटा टाइम्स लॉग नेचुरल ऑफ x। और आयलर फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ क्या है हमारे पास b टाइम्स लॉग नेचुरल ऑफ x है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, एक्स रेज़ टू पावर आयोटा बीटा इज इक्वल टू कॉस टाइम बीटा टाइम्स लॉग नेचुरल ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा टाइम्स लॉग नेचुरल ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा बीटा करेंगे तो वहाँ आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस बीटा टाइम्स लॉग नेचुरल ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह साइन माइनस थीटा ये माइनस टाइम साइन थीटा होता है तो इस वजह से ये जो दूसरी फॉर्म है आयलर फार्मूला की मदद से वो ये आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि एक्स रेज़ टू पावर आयोटा बीटा प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस आयोटा बीटा ये करना है। ये जब इन दो वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह जब आप इन दो वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ये आ जाएगी, ठीक हो गया। अभी हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन था वो किस तरह लिखा था हमने, वो हमने इस फॉर्म में लिखा था। यहाँ अगर हमने सॉल्यूशन अलग-अलग फाइंड करना है, y1 और y2 फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम c1 और c2 की वैल्यू को 1 की इक्वल रखें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर अल्फा टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर आयोटा बीटा प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस आयोटा बीटा टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर अल्फा। तो यहाँ एक्स रेज़ टू पावर अल्फा फिर कॉमन आ जाएगा और बाकी टर्म्स हम इस तरह लिख देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम c1 की वैल्यू को 1 रखें और c2 की वैल्यू को -1 रखें तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके इस तरह आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने c1 और c2 की वैल्यू को यहाँ 2 दफ़ा सब्सटीट्यूट किया। ये मैंने किस तरह किया है, ये मैंने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशन तो दी नहीं गई कि जहाँ से आप c1 और c2 की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो ये मैंने खुद से सपोज किया है ताकि मैं इनको कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकूँ। ये जो हमारे पास y1 और y2 आए हैं इनको हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप y1 और y2 का रॉस्कियन कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इस वजह से इसको हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे, फिर जब भी हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आएंगे तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास कम्प्लेक्स रूट आएंगे वेरिएबल कोफिशिएंट में तब आपने ये सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अभी हम इन कम्प्लेक्स रूट को एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, अभी हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि एक्स रेज़ टू पावर m एक सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन है तो आपने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2 टाइम्स आपने डिफरेंशिएट कर लिया।
इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो y डबल डैश है और y है, इसकी वैल्यूज़ को आपने ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें आपने पुट कर देना है। पुट करने के बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, m² + 2m + 3 = 0। ठीक हो गया। फिर आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -1 ± √2 आयोटा, यानी कि कम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो यहाँ देखें तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 है और बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म दी गई है इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन फिर क्या बनेगा, y = x⁴ अल्फा की जगह -1 × c1 cos, बीटा की जगह आपने √2 log natural of x + c2 sin √2 log natural of x। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई कर देना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ये आपने x की जगह रिप्लेस करनी है और ये जो वैल्यू है ये आपने y की जगह रिप्लेस करनी है। तो क्या हो जाएगा, 1 = x⁻⁻1 है, x 1 है तो 1 की पावर प्लस हो या माइनस हो, इस पे 1 पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इस वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। c1 टाइम्स cos √2 log natural of n + c2 sin √2 log natural of 1। log natural of 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इस वजह से sin 0 यहाँ आ जाएगा। sin 0 0 होता है तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी हमने सिंपल क्या करना है कि सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना है। तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है कि x की जगह आपने 1 को रिप्लेस करना है और y प्राइम की जगह आपने -5 को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो y आपके पास दिया गया है इसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं, सेकंड को एज इट इज़ रखते हैं, फिर सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं और फर्स्ट को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि x⁴ का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल की मदद से हम यहाँ क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाने से क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स x⁴ -1 आ जाएगा और फिर सेकंड को हम एज इट इज़ रहने देंगे, फिर प्लस x⁴ को वैसे ही रहने देंगे और ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। cos बीटा log natural of x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -β/x टाइम्स sin बीटा log natural of x प्लस sin बीटा log natural of x का डेरिवेटिव क्या होता है, b/x cos बीटा log natural of x आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो y' की जगह क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू क्या है हमारे पास दी गई, 1 दी गई है, ये लिख देंगे। तो जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास जो c2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास ये बन जाएगा, y = x⁻⁻1 टाइम्स cos √2 log natural of x -2 × √2 sin √2 log natural of x। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।